कॉर्पोरेट कनेक्शन में, जैसा कि हम रोज़ाना एक मैनेजमेंट से बात करते हैं, तो कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम बात करेंगे स्नोमैन लॉजिस्टिक्स की। और कंपनी यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल्ड लॉजिस्टिक्स सर्विस से जुड़ी हुई है और पूरे देश में कंपनी वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरे वैल्यू एडेड सर्विसेज भी देती है। कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स में ये मार्केट लीडर कंपनियों में से एक है। तीसरी तिमाही के नतीजे कंपनी के आए हैं और आय में करीब 13% की ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही मुनाफा अगर हम देखें तो 14% बढ़ा है, हालांकि मार्जिन पर दबाव देखने को मिला है। और नतीजों के साथ साथ डेयरी और आइसक्रीम सेगमेंट में दबाव से आय पर आखिर कितना असर पड़ा है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। इंफ्रा में जिस तरह से रफ्तार आती हुई दिखाई दे रही है, नए मौके क्या होंगे, इसके लिहाज से संपूर्ण चर्चा होगी। और स्नोमैन लॉजिस्टिक्स के सीईओ सुनील नायर मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुनील साहब, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो अगर हम सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन के लिहाज से देखें तो डेयरी और आइसक्रीम अच्छे खासे कंट्रीब्यूटर दिखाई दे रहे हैं सेल्स में। लगभग क्वार्टर एंड क्वार्टर, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर डिप दिखा है 10% तक का, जो पहले आपके उम्दा कंट्रीब्यूशंस में से एक भी रहे हैं। किसके पीछे, एक तो वजह क्या है और साथ ही आने वाली तिमाहियों में क्या कुछ टर्न अराउंड आपको इसमें होता हुआ दिखाई दे रहा है? जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, तीन बड़े सेगमेंट हैं जो हमारे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर्स हैं। एक है डेयरी एंड आइसक्रीम, दूसरा है सी फूड और तीसरा है QSR रेस्टोरेंट चेन्स। डेयरी और आइसक्रीम जो है, विंटर में थोड़ा उनका सीजनलिटी इशू होता है, कंजम्पशन ऑफ आइसक्रीम इज लेस, तो वो नवंबर से उनका गिरना शुरू हो जाता है, जनवरी एंड तक रहता है और फिर उसके बाद वापस पिकअप करते हैं। तो ये एक सीजनल इम्पैक्ट था, जो अभी हम देख रहे हैं कि करेक्ट हो रहा है। सो ये प्रेडिक्टेड था। उस डायरेक्शन में ही हमने हमारी सारे ऑपरेशंस और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन प्लान की थी। मार्जिन्स की बात करते हैं। यहाँ पर परफॉर्मेंस टू 5PL एक्सपेंशन की बात की गई है, जिसको एट्रीब्यूट किया गया है। एक्सपेंशन में मार्जिन्स अगर हम देखें तो आने वाली तिमाहियों में किस तरह से आप आंकड़ा पेश कर रहे हैं? देखिए, जब हम एबिटा मार्जिन की बात करते हैं, ये ब्लेंड होता है कंपनी लेवल में, जिसमें वेयरहाउसिंग की एबिटा, ट्रांसपोर्ट की और डिस्ट्रीब्यूशन 5PL बिजनेस की एबिटा की ब्लेंड होती है। टिपिकली वेयरहाउसिंग बिजनेस की हाईएस्ट एबिटा होती है, सेकंड में ट्रांसपोर्ट आता है और फिर डिस्ट्रीब्यूशन आता है। बट अगर हम ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देखें या एब्सोल्यूट नंबर देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस काफी अट्रैक्टिव बिजनेस मॉडल है, जहां पे हमें एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कैपेक्स की जरूरत नहीं पड़ती है, हम सिर्फ वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं। सो हमारी जो अभी ब्लेंड है परसेंटेज की, इन परसेंटेज टर्म इट विल कीप गोइंग डाउन, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है उसका प्रपोर्शन इन द ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ने वाला है। पर इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर इट इज गोइंग टू गो अप, एंड बिकॉज ये हमारे लिए बेटर कैश फ्लो बिजनेस है, हम इसको ग्रो करते रहेंगे। ये बताइए मुझे कि अब जो कि बहुत बड़ा फोकस सरकार का इंफ्रा की ओर है और अब इस दिशा में ही आगे बढ़ते हुए आपका आउटलुक क्या होगा? कहाँ कहाँ आपको अब मौके दिखाई दे रहे हैं? ज़रा इसके बारे में आपकी प्लानिंग बताइएगा। जी हाँ, आपने एब्सोल्युटली ठीक कहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्टिकुलरली रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स के लिए जो चाहिए वो सारी चीज़ों में गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है। और इसके चलते हमारा जो एक्सपांशन प्लान्स है वो ज़्यादा करके बी टाउन्स में है, जहाँ पे कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है और कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। तो हमारे जो, जैसे अभी हमने पिछले महीने गुवाहाटी को ओपन किया है, हम कृष्णापट्टनम में एक नया फैसिलिटी ऐड कर रहे हैं, लखनऊ हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो हमारी फोकस वहां रहेंगी जहां तक नए लोकेशन की बात है। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे जो मेजर मेट्रोस है वहां पे हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 100% पहुंच चुकी है, तो वहां भी हमको एक्सपांड करने की जरूरत है। तो ऑल इन ऑल हम एज ऑफ नाउ 92% यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं, तो हमें ऑलमोस्ट एवरीवेयर हमको कैपेसिटी इंक्रीज करने की जरूरत है। चलिए, तो यहाँ पर कैपेसिटी बढ़ाने को लेकर आपका फोकस तो रहेगा ही, लेकिन कुछ टाइमलाइन भी आप बता पाएंगे? खासतौर से आपके जितने भी एक्सपेंशन प्लान्स हैं उसको लेकर क्या क्या टाइमलाइन आपने अपने लिए अप्रॉक्सीमेट रखी हुई है? उसी को लेकर आपके रेवेन्यू पोटेंशियल को लेकर कोई गाइडेंस जो आप हमें दे सकें, और इसके अलावा कोई और कैपेक्स प्लान है आपके आने वाली तिमाहियों में? बहुत सारे सवाल मैंने एक में पूछ लिए हैं, एक एक करके आप इनको एड्रेस कर सकते हैं। कोई बात नहीं।
तो देखिए एक्सपांशन की जो बात है, जैसा मैंने बताया कलकत्ता लखनऊ दोनों कंस्ट्रक्शन में है। इसके बाद हम कृष्णापट्टनम और भुवनेश्वर में अपनी ओन फैसिलिटीज बनाएंगे। इसके साथ हम एक लीज फैसिलिटी और डिस्कशन में है, जो अगर मटेरियलाइज होती है तो वो भी आएगी। तो गुवाहाटी, लखनऊ, कोलकाता, ये तीन, उसके बाद और तीन, ये हमारा प्लान है अगले 18 महीने का। और इसमें हम कुल मिला के करीब 200 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसमें से करीब 70-80 करोड़ जो होगा वो हमारे खुद के कैश जनरेशन से आएगा, और बैलेंस हम डेट लेकर करेंगे। ये हमारा प्लान है जहां तक कैपेक्स एक्सपांशन है। आउटलुक की जहां तक बात है, हमारा जो कोशिश है वो ये है कि इन सारे वेयर हाउसेस के साथ हम लीज वेयर हाउसेस पे भी काम करें, और हमारी जो स्नो लिंक टेक्नोलॉजी ऐप है, जहां पे हम ट्रांसपोर्टर्स को एग्रीगेट करते हैं, उनकी कैपेसिटीज को, और हमारे पूरे वेयर हाउस एंड ट्रांसपोर्टेशन में उनको इन्वॉल्व करते हैं, वो काफी अच्छा चल रहा है। उसमें भी एक्सपांशन दिख रहा है हमको। और फिर आता है हमारा 5PL बिजनेस। सो ये सब मिलाकर हमारी जो एम्बिशन है वो ये है कि हम FY 26 में एनीवेयर बिटवीन 800 से 1000 करोड़ के बीच में रेवेन्यू क्लॉक करें। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने काफ़ी विस्तार से सभी सवालों का बखूबी जवाब भी दे दिया मुझे। ये बताइए, कंपनी जो है अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट्स कर रही है टेक्नोलॉजी में, तो किस तरह से इस इन्वेस्टमेंट में आगे चलकर आपको पोटेंशियल बेनिफिट्स दिखाई दे रहे हैं? यूनिकनेस के लिहाज से अगर मैं समझ पाऊँ या समझना चाहूँ तो वो क्या कुछ होगा? जी, देखिए, ये भले ही हम पिछले 1993 से बिजनेस में हैं, जो कोल्ड चेन इंडस्ट्री एक्चुअली पिकअप करना शुरू की पिछले 7-8 साल में है, जब तक मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। और अभी भी उसको वो प्रोमिनेंस मिला नहीं है, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है फूड सिक्योरिटी, फूड सेफ्टी और फूड प्रिजर्वेशन की। पर अब उसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस मिल रहा है। हम फर्स्ट मूवर्स हैं, हम ऑल इंडिया प्रेजेंट हैं, तो हमारी जो यूनिक प्रपोजिशन वो होती है कि अगर आपको आपका प्रोडक्ट इंडिया के किसी भी कोने में भेजना है तो हम हैं। हम अगर हमारे कंपटीशन की बात करें तो वो किसी रीजन में स्पेशलाइज्ड हैं, या बहुत कम कैपेसिटी में ऑपरेट करते हैं और हर कस्टमर को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो हमारे पास वो प्रपोजिशन है। हम मल्टी प्रोडक्ट सर्विस ऑफर करते हैं। अगर आपको -40 डिग्री में कुछ स्टोर करना है तो वो भी अवेलेबल है, आपको +25 डिग्री में करना है वो भी अवेलेबल है। तो ये हमारा प्रपोजिशन होता है। प्लस हमारी जो ERP सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स ERP सिस्टम जो हम यूज करते हैं, और उसके एसोसिएटेड जो सारे प्रोडक्ट हैं, WMS हो गया, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, ये सारी हमारी हमने ऑलरेडी इंप्लीमेंट की हुई है। और वो इस तरह के टेक्नोलॉजी हैं जो अगले हम डबल करेंगे हमारी रिवेन्यू को, तब भी वो स्टैंड करेंगे और सपोर्ट करेंगे इस सारे बिजनेस को। ये हमारी यूनिक प्रपोजिशंस होती हैं। 5PL सर्विस में हम जो कस्टमर्स हैं उनको हमारी टेक्नोलॉजी का एक्सटेंशन देते हैं। वो हमारे ERP में अपने सारे इन्वेंट्री अकाउंटिंग का चीजें रखते हैं, उनके सेल्स इंफॉर्मेशन होती है। हमने इस तरह से हमारी यूनिक प्रपोजिशन बनाई है जहां पे हम उनकी इन्वेंट्री प्लानिंग करके देते हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम होता है इसमें, क्योंकि सही जगह पे, सही लैंड में सही डिजाइन होना चाहिए, प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए कि क्या कंजम्पशन हो रही है। उसके अलावा ये जो पूरा सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट होता है, टेक्नोलॉजी, प्रोसेसेस, फूड सेफ्टी, कंप्लायंसेस, हमने इस तरह से एक ओवरऑल मेहनत करके जो बनाया हुआ है, ये इजीली रेप्लिकेबल नहीं है। इसके लिए काफी टाइम लगेगा किसी को भी। इट्स नॉट अबाउट जस्ट मनी, इट्स अबाउट अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी टू बी पुट इन। अच्छा सर, रेड सी से जुड़ी दिक्कतें जो आपको जिनका आपको अनुभव हो सकता है, कुछ बताइएगा। देखिए, हमारा जो इंपोर्ट का और एक्सपोर्ट का पोर्शन है वो थोड़ा काफी कम है। इंपोर्ट का तो काफी कम है, मेरे ख्याल से 1-1.5% का हमारा जो रेवेन्यू वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट से होता है। उसमें हमको दिक्कत आ रही है, लीड टाइम काफी बढ़ गई है, और शायद फ्रेट्स भी थोड़े बढ़ने शुरू हो गए हैं अभी। हमारे जो एक्सपोर्ट कस्टमर्स हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, हम एक्सपोर्ट नहीं करते हैं डायरेक्टली, हमारे जो कस्टमर्स एक्सपोर्ट करते हैं उनको थोड़ी डिफिकल्टीज आ रही हैं, जो हमें पता चल रहा है। बट वो हमें डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि जब एक्सपोर्ट्स में लैग आता है तो या तो हमारा स्टोरेज बढ़ जाता है, और जब एक्सपोर्ट अच्छा चलता है तो हमारा हैंडलिंग बढ़ जाता है। तो रिवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हमको उसमें रिस्क कम होता है। यस, हमारे कस्टमर अफेक्ट होते हैं, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है लॉन्ग रन में। तो हम विश करते हैं कि ये इशू जल्दी रिजॉल्व हो जाए।
लेना चाहूँगी आपसे और वो आपके डेट को लेकर है। अब ये बताइए, जिस तरह से आपने पूरी तस्वीर बताई है, मल्टीपल इनॉग्रेशंस वेयर हाउसेस के होने वाले हैं, आपने एक्सपेंशन प्लान्स हमारे साथ साझा किए, तो अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए डेट को लेकर आपकी क्या योजना है सर? देखिए, जैसे मैंने बताया कि हमको 200 करोड़ इन्वेस्टमेंट का प्लान है अगले 18 मंथ्स टू 24 मंथ्स में। हम जो एनुअली कैश जनरेट करते हैं, जैसे ये साल हम करीब 65 करोड़ का कैश जनरेशन करेंगे बिजनेस में से। सो उसके ऊपर जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो हम डेट से पूरा करते हैं। बाय द टाइम हम ये सारे प्रोजेक्ट करेंगे, आई एम श्योर 80-85 करोड़ जो होगा हमारे कैश जनरेशन से निकलेगा, और बैलेंस 100-125 करोड़ का जो है वो हम डेट लेंगे बैंक से। चलिए, काफ़ी विस्तार से सुनील जी आपने समय निकाला और तमाम सवालों का जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स पर केडिया साहब का एक व्यू भी ले लेते हैं। राघवेंद्र, बताइए क्या कहेंगे आप, क्या कॉल इनिशिएट की जाए? स्नोमैन लॉजिस्टिक्स पे अगर आप देखेंगे तो इसका फुल ईयर ईपीएस मैक्सिमम ₹1 का आता है, जो अर्निंग पर शेयर हम कहते हैं, और इसका करंट प्राइस तकरीबन ₹70 का चल रहा है। तो ये हिसाब से इसका जो पी मल्टीपल है, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है, वो 70 टाइम्स का होता है, जो कि एक बहुत ही एक्सपेंसिव होता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। तो मार्केट भी अभी लाइफ हाई लेवल्स पर है, और ये स्टॉक जो कि एक 70 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है, तो ये यहाँ से एक्सपेंसिव लगता है। हम इस स्टॉक को ये लेवल पर बाय नहीं करेंगे। अगर मार्केट करेक्ट होता है या स्टॉक में जिसमें अभी काफी डेट भी बढ़ रहा है, कंपनी का कर्जा भी बढ़ रहा है उनके एक्सपेंशन को लेकर, तो थोड़ा एक करेक्शन मुमकिन है। और अगर ये स्टॉक हमें 55 से ₹57, 55 टू 57 के बीच में मिलता है, तो ये बेटर एंट्री लेवल रहेगा। बट एज ऑफ करंट लेवल्स इट विल बी अ वेट एंड वॉच एंड अवॉइड, एंड यहाँ पर हम बाय ऑन डिप से रिकमेंड करेंगे स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में ऑन एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस। यहाँ पर वैल्यूएशंस फिलहाल महंगे लग रहे हैं। 55, 57, 55, 57 की रेंज में अगर स्टॉक आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, तब खरीदारी करने की आपको सलाह दी जा रही है।